हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन लॉ एकेडमी। आज हम इंडिया चाइना बिजनेस रिलेशनशिप पर बात करने वाले हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आज का। और अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अभी हम ये देखते हैं इंडिया का जो चाइना के साथ और दूसरी जो बिगेस्ट कंट्रीज़ हैं उनके साथ जो बिज़नेस एग्रीमेंट था वो उससे चाइना वो उस बिज़नेस एग्रीमेंट से बैक ऑफ क्यों किया या पीछे क्यों हटा इंडिया, उसके पीछे का रीज़न देखते हैं और क्या बेनिफिट थे इंडिया को इस बिज़नेस एग्रीमेंट को मानने से और अभी क्या नुकसान होने वाले हैं, उन सब पर आज हम बात करने वाले हैं। और वैसे भी आप सभी जानते हैं कि इंडिया का और चाइना का बॉर्डर पर जो है तनाव बना हुआ है काफ़ी टाइम से, और जिसकी वजह से बिजनेस एग्रीमेंट के ऊपर भी फ़र्क पड़ रहा है, जैसा कि हम मान सकते हैं कि ऐसा हो रहा है। और इस बिजनेस एग्रीमेंट के बारे में हम ये देखते हैं कि इंडिया को ये जो है 9 सालों से लगातार मानते हुए चला आ रहा था, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इंडिया को इस बिजनेस एग्रीमेंट से बैक ऑफ करना पड़ा या पीछे हटना पड़ा। और इंडिया अगर चाहे तो इसमें कम बैक भी कर सकता है, और क्या रीज़न होंगे, क्या कंडीशन होंगी जो माननी होगी अगर कम बैक करे इंडिया इस बिजनेस एग्रीमेंट में। जैसे कि RCEP इस बिजनेस एग्रीमेंट का नाम है, और RCEP की फुल फॉर्म हम देख लेते हैं। सबसे पहले RCEP की फुल फॉर्म है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, और इसमें जो दुनिया की बड़ी कंट्री है, बिगेस्ट कंट्रीज़ हैं, इकोनॉमिक बिगेस्ट कंट्रीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले जैसे चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है, और 10 एशियन कंट्रीज़ इन्वॉल्व है। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं जो कोविड-19 की महामारी फैलने से सभी कंट्रीज़ की GDP गिरी है, और जिस वजह से इंडिया की GDP पर भी असर पड़ा है। तो इंडिया ने क्या किया कि इंडस्ट्री जो एरिया है या इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो एरिया है उसको डेवलप करने के लिए, और काफ़ी बेरोज़गारी जो फैल गई उसको एम्पावरमेंट देने के लिए, तो उस वजह से हो सकता है इंडिया ने इस कदम को उठाया हो। अभी हम ये देखते हैं कि इस एग्रीमेंट में क्या था और क्या रीज़न रहे इंडिया को इससे बैक ऑफ करने के पीछे। तो ये जो कंट्रीज़ थी इन सभी ने, जैसे मैंने बताया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया और 10 एशियन कंट्रीज़ इन्वॉल्व थी इस एग्रीमेंट में, और इन कंट्रीज़ ने रिसेंटली साइन भी किया था इस एग्रीमेंट को। तो ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है ये जिसे इन कंट्रीज़ ने साइन किया था, ये आपस के में जो ये साइन करती है, ठीक है, ये एक दूसरे के बिहाफ पर या एक दूसरे के लिए ज़िम्मेदार होती हैं बिजनेस ट्रेड करने के लिए, ठीक है। और जो इस पे जो वो टैक्स लगता है, ये टैरिफ्स लगते हैं, उसके ऊपर जो जितना टैरिफ लगेगा उतना जिस कंट्री से एक्सपोर्ट किया जाएगा उसको बेनिफिट होगा। फिर हम देखते हैं मेन ऑब्जेक्ट बिहाइंड दिस ट्रेड एग्रीमेंट फैसिलिटेट करना और इनकरेज करना फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके जो पीछे मेन ऑब्जेक्ट था इस एग्रीमेंट के, वो ट्रेड एग्रीमेंट को फैसिलिटेट करना और बेनिफिट प्रोवाइड्स करना या एनकरेज करना फ्री मूवमेंट करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज की। फिर हमें देखते हैं कि एज यू नो वट वेन एवर एनी गुड्स इन इज इम्पोर्ट देन एंड मैनी टैरिफ्स विल इम्पोज। जैसे कि हम सभी जानते हैं जब हम किसी कंट्री से गुड्स इंपोर्ट करेंगे तो उस पर काफ़ी टैरिफ्स लगते हैं अपॉन दैट गुड्स फॉर विच दिस गुड्स वैल्यू बिकम्स हाई फॉर कंज्यूमर्स। जैसे कि लोकल जो हमारे जो होम या जो स्टेट के अंदर जो बिज़नेस होता है उसमें भी होता है, जो फैक्ट्री से जब प्रोडक्ट निकलता है तो उसके मिडिल मैन्स जितने भी उसमें इन्वॉल्व होंगे, वो जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू कंज्यूमर्स तक आते आते तक डबल हो जाती है या हाई हो जाती है। सेम ऐसे ही वर्ल्ड वाइड लेवल पे भी होता है जब ट्रेड किया जाता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच। तो जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच बिजनेस होता है या कोई एक्सपोर्ट करता है, तो उस पर जो एक्सपोर्ट करेगी कंट्री, वो उस पर जो टैफल्स होंगे, जो टैरिफ्स होंगे, वो उस पर हाई होंगे या टैरिफ्स लगाए जाएंगे, जो कि टैक्स टाइप होता है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए प्रोवाइड किया जाता है। इफ़ वी सीन अंडर RCEP एग्रीमेंट लाइक सिंगापुर एंड जापान आर मेंबर्स एंड दिस एग्रीमेंट इज साइंड बाय देम। इन दोनों ने भी इस एग्रीमेंट को साइन किया, और ये भी इस एग्रीमेंट के क्या थे, मेंबर्स थे, जापान और सिंगापुर, ठीक है। फिर
so the goods are moved in one country to other country या another country. So purpose of this agreement is to waive off this tariffs for some time. तो इसके पीछे जो पर्पस था इस एग्रीमेंट के, तो वो ये था कि कुछ टाइम के लिए जो टैरिफ्स हैं या ये जो टैक्स हैं वो कुछ टाइम के लिए वेव ऑफ कर दिए जाएं, या कुछ सालों के लिए या कुछ टाइम के लिए. फिर बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस फ्रॉम आरसीईपी से जो बिज़नेस था, बिज़नेस जो हो रहा था एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में, उसको क्या बेनिफिट थे वो हम देखते हैं. अंडर साउथ ईस्ट रीजन दिस एग्रीमेंट स्टार्ट सम अपॉर्चुनिटीज़. जो साउथ ईस्ट रीजन में ये एग्रीमेंट स्टार्ट हुआ वो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए स्टार्ट किया गया. बिकॉज दोज कंट्रीज साइंड आरसीईपी, क्योंकि ये सारी कंट्रीज़ ने आरसीईपी को साइन किया था. दे हैव हाफ पॉपुलेशन एंड मोर द वर्ल्ड. इनके पास हाफ पॉपुलेशन या उससे ज़्यादा पॉपुलेशन कवर थी या अंदर थी. वो लोग यहाँ वहाँ से क्या करते थे, ट्रेड और बिजनेस करते थे. एंड वर्ल्ड जीडीपी इज़ 30% एंड मोर पार्ट्स कम्स फ्रॉम, जो आता था वो आरसीईपी से आता था. विल प्रोवाइड सम वैल्यूएबल गुड्स मार्केट टैक्सेस, वैल्यूएबल मार्केट टैक्सेस जो प्रोवाइड की जाती थी. इन 2019 पीएम मोदी ने बैंकॉक समिट में कहा था, जब इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए बात कही थी, दैट विच इज़ द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ दिस एग्रीमेंट, जो ये आज की कंडीशन है इस एग्रीमेंट की, जो विल नॉट प्रेजेंट्स इंडियाज़ बेनिफिट इंडिया के बेनिफिट के हिसाब से ठीक नहीं है, इंडियाज़ बेनिफिट और इशूज़ के हिसाब से. एंड कंसर्न विल नॉट रिप्रेजेंट, और ये रिप्रेजेंट को ठीक तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है. दैट्स वाई इंडिया विल हैव टू बैक ऑफ फ्रॉम दिस एग्रीमेंट, और इस एग्रीमेंट को छोड़ना चाहता है या इसमें नहीं रहना चाहता, इसमें नहीं बना रहना चाहता. डू यू नो दैट इंडिया वॉज द मेंबर ऑफ आरसीईपी. ये आप क्या जानते हैं कि इंडिया आरसीईपी का 9 साल से लगातार मेंबर रह चुका है, और वो अचानक से फिर इस एग्रीमेंट को छोड़े, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा. तो रीज़न इसके पीछे का हम देखते हैं. रीज़न बिहाइंड बैक ऑफ आरसीईपी ये है कि इंडिया ट्रेड डिफिसिट इज़ $105 बिलियन विद आरसीईपी कंट्रीज़. इंडिया का जो टोटल आरसीईपी कंट्रीज़ के साथ जो वो है ट्रेड है वो $105 बिलियन है. ठीक है. इन विच अलोन, इनमें जो है सिर्फ जो $54 बिलियन है वो सिर्फ बिजनेस ट्रेड जो होता है वो चाइना से होता है. इट मीन्स इंडिया इज़ नॉट एक्सपोर्ट दैट मच गुड्स इंपोर्ट. इसका मतलब ये माना जाएगा कि इतना इंडिया जो है एक्सपोर्ट नहीं करता अपना प्रोडक्ट या अपने गुड्स जितना कि इंपोर्ट करते हैं या बाहर की कंट्रीज से लेते हैं. ठीक है. फ्रॉम आरसीईपीज़ कंट्रीज से, विच इज़ नॉट गुड फॉर मेकिंग इंडिया इनिशिएटिव, जो कि इंडिया की तरक्की के लिए ठीक नहीं है. जैसे कि हमने भी देखा होगा, हम लोग मार्केट में जाते हैं तो मेड इन चाइना, मेड इन थाईलैंड, काफ़ी प्रोडक्ट जो हैं बाहर के हैं. मेड इन इंडिया प्रोडक्ट जो है कम रह गए हैं. तो ये जो है मेकिंग इंडिया इनिशिएटिव को जो है इन्फ्लुएंस करता है या उसके फेवर में नहीं है. सो दैट इंडिया इज़ नॉट वांट दैट चाइना गेट बेनिफिट ऑफ ट्रेड इम्बैलेंस थ्रू आरसीईपी. तो इंडिया ये नहीं चाहता था कि आरसीईपी के थ्रू जो है चाइना वो बिजनेस या ट्रेड बेनिफिट ले जाए, सारा का सारा बिजनेस बेनिफिट ले जाए. दिस डील एंड नाउ ए डेज बिटवीन इंडिया एंड चाइनाज रिलेशनशिप इज़ नॉट बिकम गुड. जैसे कि आज की कंडीशन चल रही है, अभी की प्रेजेंट कंडीशन ये चल रही है कि इंडिया चाइना के जो बेनिफिट वो है रिलेशनशिप हैं वो ठीक नहीं चल रहा है. जैसे बॉर्डर पे तनाव बना हुआ है इस तरह से. एज वेल एज इन दिस एग्रीमेंट चाइना हैज़ ए बिग नॉमिनेट्स अपॉन द अदर कंट्रीज़. चाइना जो है इन कंट्रीज़ में बड़ा एक नॉमिनेट बना हुआ है ट्रेड करने का. इंडिया ऑल्सो अफ्रेड दैट आवर इंडस्ट्रीज़ विल नॉट कम्पीट विद चाइनाज, कम्पीट नहीं कर पा रही है चाइना की इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के साथ. ये भी इंडिया को एक बहुत बड़ा डर है. ऑलरेडी चाइनाज गुड्स आर डम्प्ड इन इंडियन मार्केट. ये सभी देख रहे हैं कि मेड इन चाइना जो प्रोडक्ट हैं वो इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं. तो फॉर दैट इंडिया मैन्युफैक्चर्ड इंडस्ट्रीज़ विल बिकम फेल्ड. तो ये रिज़ल्ट हो रहा है कि आज के टाइम में कि इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो फेल होती दिख रही है. That's why India realized that in future from the agreement India has faced many problems from this agreement. तो इंडिया ये भी जान रहा है कि आने वाले टाइम में इस एग्रीमेंट की वजह से इंडिया को
या इंडिया की इंडस्ट्री एरिया को, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एरिया को जो है बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, बेनिफिट नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस होने वाली है। इसलिए एंड ऑल्सो अंडर RCEP विल नॉट प्रोवाइड क्लियर एश्योरेंस, और RCEP जो एग्रीमेंट है वो भी क्लियर एश्योरेंस नहीं दे रहा है दैट इन चाइनाज लाइक कंट्री विल प्रोवाइड मार्केट टैक्सेस, जैसे कि चाइना कंट्री जो है मार्केट टैक्सेस प्रोवाइड नहीं कर रही। इंडिया ड्यूरिंग 9 years कंटिन्यूसली रेज फंडामेंटल इश्यूज बट विच आर नॉट रिजॉल्व। इंडिया जो है लगातार 9 सालों से अपने फंडामेंटल इश्यूज जो है वो रेज कर रहा है, लेकिन किसी ये रिजॉल्व नहीं हुई, लेकिन ये प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से। तो सो दैट्स वाई इंडिया बैक ऑफ, इसलिए इंडिया ने इस एग्रीमेंट से बैक ऑफ करना ही ठीक समझा। फ्रॉम दिस एग्रीमेंट दे बेनिफिट और इंडियन इंडस्ट्रीज लाइक लाइकवाइज एग्रीकल्चर और डेयरी इंडस्ट्रीज़ के लिए, जिससे कि बैक ऑफ करा फ्रॉम दिस एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट से फॉर देयर बेनिफिट, किसके बेनिफिट के लिए, इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ है उसके लिए, जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री और एक्सेट्रा, और लोगों को एम्पावरमेंट देने के लिए। इसलिए भी क्योंकि GDP गिरने से इंडिया की क्या हुआ कि काफ़ी लोगों की नौकरी चली गई है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कोविड-19 के चलते GDP गिरी, और जिसकी वजह से काफ़ी कंपनीज़ ने अपने वर्कर्स को रिसेशन के द्वारा निकाल दिया। तो इस वजह से इंडिया को ज़रूरत महसूस हुई कि अपनी जो वो है इंडस्ट्री है उसको बढ़ाया जाए या उसकी तरक्की के लिए सोचा जाए। डिड यू नो इंडिया ऑल्सो रेज देयर वॉइस फॉर गेटिंग ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म। इंडिया ने पहले भी ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म को उठाने रेज करने की या बताने की उसके लिए आवाज़ अपनी उठाई कि ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म को फॉलो किया जाए RCEP में। इफ़ गुड्स विल इम्पोर्ट फ्रॉम द फिक्स्ड लिमिट देन इंडिया विल इंक्रीज देयर टैरिफ्स। अगर एक फिक्स लिमिट के बाद कोई भी प्रोडक्ट जो है या गुड्स जो है वो इंपोर्ट किए जाएंगे तो जो वो है टैरिफ्स हैं वो इंक्रीज़ की जाए, ये बोला। विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। बट इन द RCEP अदर कंट्रीज़ आर अगेंस्ट फ्रॉम दिस प्रपोजल। लेकिन RCEP में जो कंट्रीज़ हैं वो सब इसके अगेंस्ट हो गई। तो सो दैट्स वाई इंडिया विल बैक ऑफ फ्रॉम दिस ट्रेड एग्रीमेंट विच इज़ वर्ल्ड्स बिगेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट था। ठीक है, बट इफ़ इंडिया वॉन्ट्स टू कम बैक देन इट्स पॉसिबल टू जॉइन दिस ट्रेड एग्रीमेंट बिकॉज इंडिया हैज़ एन ओरिजिनल मेंबर। इंडिया डज नॉट फॉलो 18 months वेटिंग पीरियड फॉर ज्वाइनिंग as new members should have to do. This is a rule as well as India will become as an observer and shall participate. ये कहा गया कि अगर इंडिया चाहे तो इस एग्रीमेंट को दोबारा से फॉलो कर सकता है और वापस से इस मेंबरशिप में बैक ऑफ या कम बैक कर सकता है, बैक ऑफ नहीं सॉरी कम बैक कर सकता है। लेकिन अगर वो कम बैक करता है तो वो एक ओरिजिनल मेंबर होने के नाते वो एक ऑब्जर्वर की तरह काम करेगा और जो मीटिंग्स होंगी वो उनको अटेंड कर सकेगा। उसको जो है एक बिल्कुल न्यू मेंबर की तरह जो 18 मंथ्स का या 18 मंथ्स की जो कंडीशन है वो फॉलो नहीं करनी पड़ेगी। वेटिंग पीरियड जो होता है 18 मंथ्स का वो फॉलो नहीं करना पड़ेगा, वो एज ए ऑब्जर्वर काम कर सकता है। वैसे मैं अपनी पर्सनल राय रखूं तो उसके हिसाब से इंडिया ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया। लेकिन एग्रीकल्चर फील्ड में जो काम करना चाहती है इंडियन गवर्नमेंट वो अगर करे, पार्शियलिटी ना करे और बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से किया जाए तो इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। जैसे कि अभी किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके प्रोटेस्ट के जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है उनको समझे, किसानों की बातों को जाने, क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनके क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, तो उनके सॉल्यूशन के बारे में सोचे। अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है तो ज़रूर किसानों का काफ़ी फ़ायदा होगा, जिसकी वजह से GDP खुद ब खुद बढ़ोतरी करेगी। क्योंकि इंडियन इंडस्ट्री जो है वो एग्रीकल्चर और डेयरी इंडस्ट्रीज़ बेस्ड है और इससे जो है बहुत GDP को बहुत फ़ायदा होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने व्यूज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।